बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं उस गली में, उस मकाम पर कि जहां गुज़िश्ता साल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का बदकिस्मत तैयारा गिरकर तबाह हुआ। ये अपनी नोयत का एक अजीब फ़ज़ाई हादसा था कि जिसमें दो के अलावा तमाम ही मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुँचने के बजाय मंजिल से चंद फरलांग के फासले पर, एयरपोर्ट से चंद गज़ के फासले पर गिर कर शहीद हो गए। ये वाक़या कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार था, इसके असबाब पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ साथ एक ऐसे घराने की खातून से भी बात करेंगे कि जिनके घर का वाहिद कफील इस हादसे की नज़र हो गया। हमारे साथ मौजूद होंगे आसिम अशरफ साहब, जिन्होंने इस वाक़े को हादसे के फौरी बाद कवर किया था। इसके अलावा हमारे एविएशन रिपोर्टर राजा कामरान साहब मौजूद होंगे। एविएशन के हवाले से उनसे पूछेंगे कि आखिर फ़िज़ाई तारीख़ का ये जो हादसा एक बदतरीन हादसा था, एक सानिया था, इसकी तहकीकात कहाँ तक पहुँची है, इसका ज़िम्मेदार कौन था। आसिम अशरफ साहब, आप ही बताएं, यही गली में जहाँ पे तैयारा ये पिछली बिल्डिंग के अंदर गिरकर तबाह हुआ, आप उस दिन मौजूद थे, सबसे पहले आप यहाँ पर पहुँचे, क्या सूरत हाल थी जब आप आए, आपने क्या देखा, आपकी आंखों देखा हाल क्या था? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जुम्मतुल विदा का दिन था। ऑफ़िस में अगर देखा जाए तो एक मामूल से हटकर मतलब कोई ऐसा ख़ास काम नहीं था और सब हम बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे। अचानक लॉकडाउन भी था और अचानक जो है वो ये इत्तलात मौसूल होना शुरू हुई कि जी मॉडल कॉलोनी में तैयारा गिर गया। क्योंकि मेरी ख़ुद की रिहाइश भी मॉडल कॉलोनी की है, तो मैंने फ़ौरी तौर पर राब्ते शुरू किए। तो दफ्तर से जो पहला हुक्म मिला वो ये था कि आप फ़ौरी तौर पर निकलें। गाड़ी हमने रवाना कर दी है, हमारी DSNG किसी और मकाम पर थी जिसको फ़ौरी तौर पर यहाँ पर मूव किया गया था। मैं बाइक दौड़ाता हुआ यहाँ पर पहुँचा हूँ तो पीछे इस गली के पीछे जो है वो ग्राउंड है। क्योंकि मुझे एक्चुअल लोकेशन नहीं पता थी कि किस मकाम पर गिरा है। ये तो जब हम पहुँचे हैं तो पता लगा ये जिन्ना गार्डन सोसाइटी है, बिल्कुल मलिर कैंट रोड के साथ एयरपोर्ट रनवे के करीब वहाँ पर ये गिरा है। मैंने बाइक यहाँ पार्क की है और मैं अपनी गाड़ी को ढूंढते हुए बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हंगामी हालत में इस गली का वो जो कोना है जो इस वक्त यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि मैं वहाँ पर पहुँच गया था। लेकिन वहाँ पर एक अजीब क़यामत सुग़रा का सा मंजर था। लोग जिसमें पता था कि जहाज गिरा है? बिल्कुल, ये मुझे पता था कि जहाज, खबर ये आ रही थी कि एयरपोर्ट के करीब कोई हादसा हुआ है जिससे आग लग गई है। तो जब आप यहाँ पर आए आपको पता था कि जहाज गिर चुका है? मैं जब इस गली के कोने पर था तो बिल्कुल ये जो घर मैं जहाँ पर ये इशारा अगर देख सकते हैं नाज़रीन, इस पे जो है वो इस हालत में जहाज था कि एक पर मुझे गली के कोने से ऐसा नजर आया और आग लगी हुई थी। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और वो गाड़ियाँ बुरी तरह जल रही थी। और इस तरफ के लोगों का नहीं पता, लेकिन उस तरफ के जो घर थे वो लोग दीवाना वार जो है वो गली के उस कोने के जाने भाग रहे थे। और फौरी तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान आर्मी और जो भी रेस्क्यू के इदारे थे मुमकिन तौर पर जो फौरी तौर पर पहुँच सकते थे, सिविल एविएशन, वो यहाँ पर पहुँच चुके थे और रेस्क्यू का काम शुरू हो गया था। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट आ रही थी वो ये थी कि लोगों का एक जम्मे गफीर था जो इस गली की जानिब आना चाह रहा था, जिसको देखना चाह रहा था कि हुआ क्या है। मैं यहाँ पर हादसाती तौर पर आया था, दरअसल मैं अपनी गाड़ी को ढूंढ रहा था जो इस वक्त पॉइंट पर पहुँच चुकी थी। बहरहाल हम वहाँ पर पहुँचे हैं और फिर हमने कवरेज जिस तरह से यहाँ पर की है। और कवरेज के दौरान क्या हुआ, ये मैं आसिम अशरफ आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। राजा कामरान साहब, जिन्ना गार्डन, इसका मतलब ये है कि जिन्ना एयरपोर्ट पहले मैंने आपने ये जब मैं यहाँ पर आए तो आपने घर के बाहर नेम प्लेट को देखकर ये कहा कि जिन्ना गार्डन का मतलब ये है कि जिन्ना टर्मिनल पहले बना है और उसके बाद जो है वो ये सोसाइटी आई है। क्या एयरपोर्ट के करीब एक सवाल उठता रहा कि एयरपोर्ट के करीब इतनी बड़ी सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी से मेरी मुराद है कि इतने ऊंचे घर नहीं होने चाहिए। तो ये बात दुरुस्त है एविएशन की अगर साइंस को जानने की कोशिश की जाए? देखें, अब एविएशन में तो खासी तब्दीली आ गई है, मगर पाकिस्तान के जो एविएशन के लॉज और जो पाकिस्तान के तरीक़ेकार हैं वो अभी तक अपग्रेड नहीं हुए हैं। तो ये जो इलाका था ये सिविल एविएशन की मलकियत था और सिविल एविएशन ने इसको एक फनल एरिया के तौर पर रखा हुआ था और इसको एम्प्टी रहना था, खाली रहना था। क्योंकि लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त सबसे ज़्यादा हादसा होते हैं। टेक ऑफ के वक्त देखें, जो दूसरी तरफ से जहाज़ टेक ऑफ होता है वहाँ से बिल्कुल ज़मीन दूर तक क्लियर है। वहाँ पर 2 क्रैश भी हो चुके हैं जिसमें ज़मीन पर कोई नुकसान नहीं हुआ था। मगर यहाँ पर जो है आप देखें कि पूरी ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये जो थी सिविल एविएशन की ज़मीन थी। फिर सिविल एविएशन की यूनियन ने मिलकर पहले इसको बेचा। आप यहाँ पर पता करें दरवाजे खटखटा के, ज़्यादातर जो है PIA के मुलाजमीन हैं, या तो वो रिटायर्ड हो चुके हैं या अभी भी वो PIA में मुलाजमत करते हैं, या सिविल एविएशन के मुलाजमीन हैं। तो ये फाइलें उनको बेची गई, उन्होंने अपने घर बनाए यहाँ पर, चूँकि उनको घर करीब चले ये तो एक आगे का मामला हो गया। ये जो हादसा था ये कहा जाता है कि फ़िज़ाई
हमारी तारीख का बदतरीन हादसा था। अब तक इसकी कोई मुकम्मल रिपोर्ट नहीं आई कि इसका जिम्मेदार कौन था, किसकी वजह से हुआ, क्या ये हादसा जो है वो टावर की वजह से हुआ, क्योंकि टावर वाला तो इस हादसे में शहीद नहीं हुआ, पायलट तो गोके शहीद हो गया, जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है। आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या अंदर की खबर है कि इस हादसे के अंदर कौन लोग जिम्मेदार थे? क्या बेली लैंडिंग करने का ऑप्शन मौजूद था, नहीं था? क्या गियर खुल नहीं रहा था? क्या तैयारा के अंदर कोई ऐसा मामला कोट हुआ, आपकी सोर्सेज ने कोट किया हो, या आपको पता लगा हो कि यार तैयारे के अंदर कोई ऐसा मामला था कि जो तैयारे को परवास के लिए फिट करार नहीं दे सकता था? मामला क्या था आखिर? देखिए, दो तीन इसके एस्पेक्ट्स हैं। एक ये है कि सिविल एविएशन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की क्या जिम्मेदारी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल चूँकि जुम्मतुल विदा था और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल पे कोई सीनियर स्टाफ मौजूद नहीं था। जो जूनियर स्टाफ मौजूद था उससे कमांड जो थी रेडार ने ले ली थी, और रेडार चूंकि उसको फिजिकली जहाज को नहीं देख रहा था, और जो भी जूनियर वहां पर मौजूद था उस वक्त कंट्रोल टावर में, वो ना तो पायलट से कम्युनिकेट कर सका कि जी आपके लैंडिंग गियर नहीं खुले हुए, और ना ही वो रेडार को बता सका कि लैंडिंग गियर नहीं खुले हुए और जहाज ने पहले लैंडिंग की। लैंडिंग गियर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लाइट जलती है नोज लैंडिंग गियर के नीचे, और वो बहुत दूर से बता देता है कि खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ। आपको पता है कि पाकिस्तान में एक हादसा हुआ था इस्लामाबाद में, जहां पे PIA का एक बोइंग 747 जो है बेली लैंडिंग कर गया था। उसको जब उठाया गया, उसको जब उसके लैंडिंग गियर खोले गए तो वो आराम से खुल गए। इसका मतलब, और उससे फिर भी पता लगा बैलेट बॉक्स से कि पायलट्स आपस में खुशगपियों में लगे थे, उन्होंने लैंडिंग गियर खोले नहीं। पाकिस्तान में वाहिद कॉल साइन है कि वो टावर है वो कहता है पायलट को कि आप ये चेक कर लें कि आपके लैंडिंग गियर खुले हुए हैं और अपराइट पोजीशन में है। दुनिया में नहीं होता, ये दुनिया में नहीं है। उस हादसे के बाद पाकिस्तान में शुरू हुआ। एक चीज और, उन्होंने SOPs के वरना तो अच्छा, ना ही इस पायलट को विंड की डायरेक्शन बताई गई, ना ही पायलट को बताया गया कि किस डायरेक्शन से विंड आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है और आपने क्या लैंड करना है, जो चूंकि वो वहां पर मौजूद नहीं थे। दूसरी बात यह है कि पायलट का ओवर कॉन्फिडेंट होना। पायलट जब मकली पर मौजूद था तो उसको कहा गया कि वो 180 डिग्री टर्न ले, अपनी स्पीड को कम करे और अपनी हाइट को कम करे। पायलट ने कहा आई एम कंफर्टेबल। यहाँ पे चूंकि ATC में कोई सीनियर फर्द मौजूद नहीं था, उसने जो है पायलट को इंटरवीन नहीं किया कि नो यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू हैव टू टेक, क्योंकि वहाँ पे उसको अपना कानून इंप्लीमेंट करवाना चाहिए था। तो ये दो बड़ी गलतियां हैं जो इस हादसे के सबब बनी है पायलट की। राजा भाई, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ और क्या क्या गलतियां थी, थोड़ा सा दोबारा चलते हैं उस मंजर कशी की तरफ, फ्लैशबैक की तरफ। आसिम, थोड़ा सा करीब आ जाइएगा। आप जब यहाँ पर पहुँचे, आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो लोग जम्मे गफ़ीर है कि जो इस तरफ आना चाह रहे हैं, और ज़ाहिर है कि जब लोग इस तरफ आ जाएंगे तो अल्टीमेटली फिर इस इलाके के अंदर इमदादी कार्रवाइयाँ नहीं हो सकेंगी। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि गली एक जानिब से बंद है, यानी कि गली में दाखिले का रास्ता भी एक ही है, और जहाज़ बिल्कुल गली के उस दहाने पर आकर गिरा है कि जहाँ से फिर आगे जाने का रास्ता मौजूद नहीं है। इमदादी सरगर्मियाँ क्या शुरू हो चुकी थी? कितनी देर की बाद आपने देखा कि यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ शुरू हुई, और इमदादी सरगर्मियाँ किस लिए थी? आग बुझाने के लिए थी, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए थी, या यहाँ पर जो रिहायशी अफराद हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए थी? किस किस्म के काम हो रहे थे? देखें, जब हम यहाँ पर सबसे पहले पहुँचने वालों में हमारी नियो की टीम जब यहाँ पर पहुँची है तो हमने देखा है कि जो रेस्क्यू के इदारे थे, और ख़ास तौर पे अगर हम जो अपने हमारे सरकारी इदारे होते हैं उनको भी, क्योंकि अपनी तारीख़ के अपने नौइयत का एक बड़ा खौफनाक हादसा था, उनको भी समझ नहीं आ पा रहा था कि पहले लोगों को रेस्क्यू करें, पहले आग बुझाएं या क्या करें, और या फिर एक वो जो मजमा आया हुआ था उसको कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और फिर हमारी ही आंखों के सामने बाकायदा पुलिस एहलकारों की एक बड़ी तादाद जो ट्रकों और बसों में भरकर वो सिर्फ इस काम के लिए बुलाई गई थी, जो मजमा आ रहा था उसको जो है वो यहाँ से धकेला जाए। सबसे पहले जो यहाँ पे काम थी, कोशिश थी, जो यहाँ पर रेस्क्यू इदारे थे, हम यहाँ पर रात तक मौजूद रहे, उनकी ये कोशिश थी कि जो आग लगी हुई थी तैयारे के जो मुख्तलिफ हिस्सों में और फिर घरों के कुछ ऊपरी हिस्सों पर और फिर गाड़ियों में जो आग लगी हुई थी उनको बुझाया जाए, ताकि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं या फिर कुछ ऐसे मखदूश हिस्से हैं इमारतों के, उनको जो है वो फिर हम सही तरीके से वो रेस्क्यू कर सकें, उन लोगों को भी। तो पहले आग बुझाने का अमल, लेकिन रात गए तक यहाँ पर मुख्तलिफ हिस्सों में इस गली के जो है वो आग लगी रही थी। ये आपको एक दरख्त नज़र आ रहा होगा बिल्कुल पीछे, ये आम का दरख्त हुआ करता था। अगर अभी भी यहाँ पे पुरानी इसकी तस्वीरें इस गली की आ जाएं तो ये बड़ा घना दरख्त होता था, ये जल के और सूख के जो है वो इसकी ये हालत हो गई। इसी तरह यहाँ पे लोगों की कीमती गाड़ियाँ थीं। लोगों को रेस्क्यू करने का काम मकामी लोगों ने भी शुरू कर दिया था। पीछे गली की छतों से जो है वो लोगों ने एक दूसरे को रेस्क्यू किया है, ऐसे मकानात जो बहुत ज़्यादा मखदूश नहीं थे, और मुख्तलिफ फलाही तंजीमों ने
यहाँ आकर जो है वो अपना काम शुरू कर दिया था। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो लाजमी सी बात है, पाकिस्तान आर्मी यहाँ पर पहुँची, क्योंकि मलिर कैंट साथ है, और पूरा रेस्क्यू का जो सामान था, हैवी मशीनें यहाँ पर पहुँचा दी गई थी। लेकिन मामला वही था कि गली में दाखिले का एक ही रास्ता है। गली में दाखिले का एक ही रास्ता है। राजा कामरान साहब से भी बात करेंगे, आंखों देखा हाल आसिम अशरफ से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। पीआईए की तारीख का, बल्कि फ़िज़ाई तारीख का बदतरीन हादसा जब पीआईए का तैयारा कराची में इस मकाम पे जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पर गिरकर तबाह हुआ, एयरपोर्ट से चंद गज़ के फासले पर। क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके ऊपर बात हो रही थी। राजा साहब, आप ही की तरफ दोबारा आते हैं। तहकीकात जो हैं वो ज़ाहिर पीआईए के एंड पर भी होनी है, एविएशन के एंड के ऊपर भी होनी है, और गवर्नमेंट ने भी कुछ कमेटीज़ बनाई हुई है कि ज़ाहिर है इसके ऊपर तहकीकात होनी है। वो तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, उसकी रिपोर्ट क्या कभी आएगी, नहीं आएगी? और एक साल से तकरीबन, मतलब एक साल का अरसा हो गया, तकरीबन क्या बल्कि मुकम्मल एक साल हो गया, तो इतने अरसे में क्यों कंपाइल नहीं हो सकी? देखिए, एयर जो क्रैश इन्वेस्टिगेशन है, इसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है जो इसकी तहकीकात करता है। इसमें तैयारा बनाने वाली कंपनी, इसके लैंडिंग गियर, इसके तमाम सिस्टम बनाने वाली कंपनियां आती हैं, वो अपने अपने सिस्टम्स को चेक करती हैं और उसकी वो रिपोर्ट देती हैं, और मकामी सतह पर भी इसकी रिपोर्ट ली जाती है। तो जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसमें ह्यूमन एरर है दोनों तरफ से, मगर जो जहाज की मेंटेनेंस थी वो भी बहुत बड़ी क्वेश्चन है, क्योंकि जहाज के इंजन्स के हवाले से नोटिफिकेशन ये ने किया हुआ था कि इसको फुल थ्रॉटल पे नहीं चलाना है, तो उस हवाले से भी एक मिनट, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। अगर फुल थ्रॉटल पे नहीं चलाना, एक जहाज इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो रनवे से टच हुआ और उसके बाद दोबारा उठा, तो इसका मतलब तो ये है कि वो फुल थ्रॉटल पे चला गया, जिसकी वजह से उसका इंजन फेल हो गया। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? देखिए, जब रनवे पे टच हुआ तो उससे चिंगारियां निकली, चिंगारियां निकलने और रनवे पे अब फुल स्पीड से टच होंगे तो वो जहाज के इंजन को बुरी तरह से डैमेज कर देगा। इंजन पहले भी कमजोर थे, उसके बाद इंजन पूरे थ्रॉटल से उठा, फुल थ्रॉटल से उठाया है और उसको फिर एक पूरा गो अराउंड किया है उसने कोई 5-7 मिनट का, जिसमें ये पूरा हादसा हुआ है। तो जहाज के फुल थ्रॉटल पे भी चलने का एक इशू है, जहाज की मेंटेनेंस का इशू है। इसके अलावा पायलट की ओवर कॉन्फिडेंस था, और सिविल एविएशन की जानिब से, ATC की जानिब से वो तमाम मालूमात ना फराहम करना भी इशू था। तो अभी तहकीकात हो रही हैं और इसकी कंपाइल्ड रिपोर्ट होती है जो कहती है एयर ब्लू क्रैश की आ चुकी है, भोजा एयर की क्रैश की आ चुकी है, और जो ATR का क्रैश हुआ था उसकी रिपोर्ट अभी अदालत में पेश हुई है। तो मगर ये तमाम सूरत हाल है, ये इसमें मगर इसको जो हमने असेंबली में पोर्ट्रे किया कि आपने कहा कि सारे जाली पायलट थे। जी, सारे जाली पायलट थे। अब उसकी जो सूरत हाल सामने निकल कर आई है वो हुकूमत के लिए एक और शर्मिंदगी का सबब है। सारे जाली पायलट नहीं थे, उससे जो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी पायलट्स का हशर हुआ वो हमारे सामने है। मगर इसके बावजूद हम देखें कि अभी तक जो आई है, हमने एयरबस को सबसे पहले जो है क्लीन चिट दे दी। अच्छा राजा साहब, प्रोग्राम जो है ना ये पार्ट इख्तिताम की तरफ है। हमने मुतासरीन की जो खातून है उनसे भी बात करनी है कि जिनके घर का वाहिद कफील जो है इसमें शहीद हो गया। ये सिर्फ एक बता दीजिएगा कि ये जो जहाज यहाँ पर गिरा उसके बाद कोई कंपनसेशन दी गई पीआईए की तरफ से उन तमाम लोगों के जो इसके अंदर शहीद हो गए? देखिए, मेरी पीआईए तर्जुमान से इस पर बात हुई थी, उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि 32 अफराद ने ये कंपनसेशन ले ली है जो 1 करोड़ रुपए है, मगर कोई 29 फैमिलीज ऐसी हैं कि जो इस पर राजी नहीं है। वो ये कह रही हैं कि ये मैं उनका मौका लेता हूँ। इनको आसिम अशरफ साहब को हम जो है वो आखिरी एक सवाल उनसे कर लें। आसिम भाई, यहाँ पर कब तक सरगर्मियाँ चलती रहीं रेस्क्यू की? कितने दिन में यहाँ से मलबा साफ हुआ? आपका घर भी यहीं पर है, ज़ाहिर है कि ऑफिस ने आप ही को बार बार भेजा हुआ क्योंकि आप इस इलाके को जानते हैं। कब तक चलता रहा, उसकी थोड़ी सी टाइमलाइन बता दें मुख्तसर सी, ताकि हम आगे चलें। देखें, गालिबन 26वां रोज़ा था जब ये हादसा हुआ, तो ईद से 4 दिन कबल तमाम दिनों में ये काम चलता रहा। और हमें अच्छी तरह याद है कि चांद रात को सुबह जब हम यहाँ पर ड्यूटी पर आए थे तो ये कहा जा रहा था कि तकरीबन 80% मलबा यहाँ से साफ़ कर लिया गया है, लेकिन जहाज़ के वो टुकड़े जो माहिरीन की टीम आने तक यहाँ पर रोके गए थे, जिनकी सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई थी, सिर्फ उसको यहाँ पर रहने दिया गया था क्योंकि उस पर माहिरीन ने आके जो है वो उसका रिसर्च करनी थी, उस पर काम करना था। ईद का 3 दिन गुजर गए, ईद के तीनों दिन यहाँ पर मुख्तलिफ़ टीमों की हम भी यहाँ पर आके ड्यूटीज़ करते रहे, लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो इसको जो आम मतलब यहाँ के मकामी लोगों के लिए जिस
गली को जो ओपन किया था वो तकरीबन कोई मजमूई तौर पर हादसे के 8 दिनों बाद जो है वो इसको क्लियर किया गया था, जब यहाँ से जहाज़ का मलबा और ये सब चीज़ें उठा ली गई थी। उसके बाद जो है वो यहाँ पर उन लोगों को जो मकामी थे, जिनके घरों का नुकसान हुआ था या जो आके देखना चाह रहे थे कि हमें कितना नुकसान हुआ है या कुछ भी अशिया थी, सिर्फ उनको आने की इजाज़त थी। उसके बावजूद यहाँ पर जो मरकज़ी सड़क से लेकर और इस दाएं जानिब तक दोनों जानिब जो है सिक्योरिटी बहुत लगाई गई। शुक्रिया आसिम। राजा कामरान साहब, पीआईए के तर्जुमान से आपने बात की, हमारे लिए मौक़िफ़ लिया। पीआईए के तर्जुमान ने क्या चीज़, कौन से सवालात के जवाब दिए हैं जो हम बाद में चलाएंगे अभी? देखिए, इन्होंने सवालात के मुबहम से जवाब दिए हैं। मैंने पूछा जी टोटल कंपनसेशन कितना दिया, इन्होंने टोटल नहीं बताया कि जी सबसे ज़्यादा जो कंपनसेशन घरों का था वो 70 लाख रुपए था। इसके अलावा उनसे जब पूछा कि जी ये आरडीए क्यों साइन करवा रहे हैं, क्यों आप तो पीआईए हैं, आप पीआईए के बिहाफ पे आरडीए साइन करवाएं, मगर आप सिविल एविएशन को, एयरबस को और बाकी इदारों को क्यों अब जो क्लीन चिट दिलवाना चाह रहे हैं? वो खुद दे देंगे, आप सिर्फ सवालात बता दें। तो वो उन्होंने जो है उसमें जवाब दिए हैं। तो वो आप दो सवालात आपने दो सवालात हैं, और ये कि कितने लोगों ने कंपनसेशन दिया, लोग कंपनसेशन क्यों नहीं ले रहे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एक ऐसे ख़ानदान की तरफ चलेंगे कि जिसके घर का वाहिद कफील जो था वो इस हादसे की नज़र हो गया, शहीद हो गया। सारी ज़िंदगी जवान किया, बच्ची को पढ़ाया लिखाया और उसके बाद जो है वो इस हादसे की नज़र हो गया। ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले आप देख सकेंगे राजा कामरान साहब के जो सवालात थे उनके पीआईए तर्जुमान ने जवाब दिए, वो सारे ब्रेक से पहले हाजिर खिदमत होंगे। आपको पता है कि तहकीकात जो है एक इंडिपेंडेंट इदारा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड कर रहा है, जो कि डायरेक्टली हुकूमत पाकिस्तान या वजारत हवाबाजी के मातहत इदारा है और काम करता है। वही आज़ादाना तौर के ऊपर इसके ऊपर तहकीकात कर रहे हैं और वही इसके ऊपर एक रिपोर्ट मुरतब करके देंगे। अब बुरी रिपोर्ट जिस तरह आपको पता है कि वो आ गई थी और फ्लोर ऑफ द हाउस वो प्रेजेंट भी हो गई थी। बाकी जो डिटेल रिपोर्ट है उसका हमें भी इंतज़ार है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो भी मंजर आम के ऊपर आ जाएगी। जहाँ पर तैयारा गिरा था एक बहुत होलनाक हादसा था। तमाम घरों की अप्रेज़ल जो थी वो हमने इंश्योरेंस कंपनी की मदद से और एक लोकल वेंडर की मदद से करवा ली थी। उसके बाद हमने तमाम लोगों को एक ऑफ़र की थी कि जी चाहें तो वो हमारे अप्रेज़र के थ्रू काम करवा लें, या हम अगर चाहें तो हम उनको डायरेक्ट पैसे पे कर देते हैं, वो उसके तहत वो अपनी मरम्मत का काम खुद करा लें। अभी तक ऑन ग्राउंड जितने क्लेम्स थे जिसमें मूवेबल और इमूवेबल दोनों शामिल हैं, उन तमाम लोगों को जो है वो उसकी अदायगियाँ कर दी गई हैं और वो मुख्तलिफ़ नौइयत की अदायगियाँ हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि जितना अरसा उनके घरों का मरम्मत का काम जारी रहा, उस दौरान उनके किराया और उनके दीगर किसी और जगह के ऊपर रहने के अखराजात जो थे वो भी पीआई ने अदा कर दिए। टोटल 17 घर थे जिनको नुकसान पहुंचा था और तकरीबन सबको मुआवजा अदा कर दिया गया है, मासवाए 1 या 2 के। और वो 1 या 2 भी इस वजह से बचे हैं क्योंकि या तो किसी का मालिक जो है वो घर पे वो मुल्क से बाहर है, और दूसरे केस के अंदर इफ़ आई रिमेंबर वो ये था कि जी जिस खातून के नाम पे घर था उनकी वफ़ात काफ़ी अर्सा पहले हो चुकी है और अभी तक घर जो है वो किसी के नाम पे मुंतकिल नहीं हुआ, उसका सक्सेशन अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ। इसी तरह लगती जिसमें साइकिल, फर्नीचर और बाकी दूसरे किस्म की चीज़ें शामिल थी, उनकी भी तमाम की अदायगियाँ अप्रेज्ड वैल्यू के हिसाब से कर दी गई हैं। आरडीए जो है वो एक इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट है और इंश्योरेंस कंपनी ही की रिक्वायरमेट है कि वो उनको दें और वो उसके ऊपर सबमिट कराएं। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी उसको एज फाइनल लाइबिलिटी जो है एज कॉम्पनसेशन वो पे कर रही है उसके ऊपर, और इसी के लिए आरडीए जो है हर इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर जिस तरह आपको पता है उसकी एक ज़रूरत बनती है। ताहम अब इस मामले के ऊपर जो है अब ये मामला ज़ेर समात है सिंध हाई कोर्ट के ऊपर अंदर, और अब ये सब जुरस होने की वजह से हम इसके ऊपर मज़ीद अब इस पर बातचीत नहीं कर सकेंगे। देखिए, जो इक़दामात हैं उनका ज़्यादातर का दारोमदार उस इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर मुनहसर है जो कि आएगी और वो क्लियर कट निशानदही करेगी उन अवामिल की जो कि इस हादसे का सबब बने। ताहम इसी मौके की वजह से या इसी मौके की मुनासबत से और इसके बाद जो मामलात इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उठे उसके ऊपर पीआई ने अपना जो फ़्लाइट सेफ्टी का महकमा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया और हमने एक बोइंग और एयरबस के ताउन से एक बड़ा मरबूत और फ़ाल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और फ्लाइट डेटा मॉनिटरिंग सिस्टम भी हमने इम्प्लीमेंट किया है, जिसकी वैलिडेशन जो है वो यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने भी कर दिया और आईटा ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट ने भी कर दिया और उसके ऊपर उन्होंने मुकम्मल तौर पे अपने इत्मीनान का इजहार किया। अब हम उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से वो रिपोर्ट आएगी और उसके ऊपर अगर किसी और मामले की निशानदेही की गई तो उस पर भी हम मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करेंगे।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। मौजूद है ऐसे घर में कि जिसकी वाहिद कफील नीलम बरकत अली इस हादसे के अंदर शहीद हो गई, जान अफरीन के सपुर्द कर दी। उनकी वालदा अलमास बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से कुछ गुफ्तगू करेंगे। अलमास साहिबा, ताज़ियत भी कबूल करें, बरसी है ज़ाहिर है कि 1 साल हो गया है सारे वाक़े को। एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है, एक ऐसा वाक़या है कि जिसके अंदर आपके होने वाले नुकसान का अजाला कोई नहीं है। कैसे अपनी बेटी को आपने बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि वो आपके घर की कफालत कर सकें? क्या मामला था? ये ऐसा मामला था कि जब मेरी बेटी 3 साल की थी तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। उसके बाद मैंने जॉब्स की और फिर मैंने थोड़े अरसे के बाद जो है वो अपना बिज़नेस छोटा सा स्टार्ट किया, और उसी बिज़नेस से फिर मैं अपनी बेटी को एजुकेशन भी देती गई। उसने आगा खान स्कूल से पढ़ा, आगा खान कॉलेज से पढ़ा उसने, जो कि बहुत ही हाई फाई उसकी फ़ीस होती है। उसके बाद जो है उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से जो है फ़िज़ियोलॉजी में बैचलर्स किया। उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से जो है उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया। उसके बाद उनको जो है वो स्कॉलरशिप मिली आगा खान फाउंडेशन की तरफ से 50 लाख की, तो वो फिर यूके चली गई पढ़ने के लिए। वहाँ पे उन्होंने क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट में जो है एमफिल किया और 2 साल के बाद वो वापस आई। एक्चुअली वो वापस आना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा कि आप जैसे पढ़े लिखे बच्चे बाहर चले जाएंगे तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा। लेकिन शायद मेरी गलती थी, मुझे नहीं बुलाना चाहिए था कि मेरा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरी 30 साल की ज़िंदगी जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो बस यही एक स्टोरी है मेरी बेटी की। और फिर यह हादसा हो गया। और लाहौर किस सिलसिले में गई थी, किस काम के सिलसिले में गई? जब वो यूके से वापस आई तो उनकी जो है जॉब बहुत हाई प्रोफाइल उनकी जॉब थी कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में। वहाँ पे उनको जो है लाहौर ब्रांच में रखा गया था, क्योंकि ये पाकिस्तान में इस डिग्री वाले सिर्फ 3 हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट। बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, बट जो डिग्री जिनके पास है वो भी यूके क्वालिफाइड जिसको कहते हैं, जी फॉरेन क्वालिफाइड, जी, वो सिर्फ 3 लोगों के पास थे, जिनमें तीसरी मेरी बेटी थी। तो कोई भी कंपनी जो है ना बहुत ज़्यादा मेरी बेटी को ऑफ़र कर रही थी। तो इन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की हमसे कि आप हमें ज्वाइन करो। तो फिर उन्होंने जो है वो ज्वाइन किया और उनको फिर लाहौर में सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट के लिए जो है उन्होंने हायर किया उनको। और तो यहाँ ईद के लिए आ रही थी, जाहिर है कि 3-4 जी, वो ऐसा था कि वैसे एवरी 3 मंथ्स जो है ना उनकी लीव होती थी, 1 वीक की ट्रैवलिंग उनकी फ्री होती थी कंपनी की तरफ से, तो आती थी। लेकिन वो कोरोना की वजह से 6 महीने से नहीं आ सकी थी। तो वो इस वजह से फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आ जाती तो लेयर क्लीन। उन्होंने कहा कि आप 50+ है, आप ना आए, आप बीमार हो जाएंगी, तो मैं आ जाती हूँ। तो वो फिर ईद सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ आ रही थी। क्या मामला था, कैसे आपको पता लगा कि एक हादसा हुआ है, तैयारे का हादसा हुआ है आपको किस वक्त पता लगा, क्या वो सूरत हाल क्या थी उस वक्त की? बस वैसे तो 27 रमज़ान को ही मेरी बेटी ने मुझे बोला कि आप मुसल्ले पे बैठ जाए। उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया में जो है PhD के लिए अप्लाई कर दिया था और सीट उनकी कंफर्म हो गई थी, सिर्फ वो स्कॉलरशिप का वेट कर रही थी। तो मुझे उसने कहा 27 रमज़ान को कि आज मुसल्ले पे बैठ जाए, आज से आप मेरे स्कॉलरशिप का जो है ना रिज़ल्ट आने वाला है। तो पता नहीं ऐसी कोई उसको भी हो रही थी, शायद मुझे भी हो रही थी बेचैनी सी, जो हम समझ नहीं पाए एक दूसरे को। तो बस फिर वो सुबह जब निकली हैं 11 बजे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी हूँ। फिर दोबारा उन्होंने कॉल किए 1 बजे कि मैं फ़्लाइट में बैठ चुकी हूँ। और मुझे पता होता है कि कितने घंटे की फ़्लाइट है, जितना टाइम था उससे 10 से 15 मिनट जो है ना ऊपर हो गए थे। तो मैंने सोचा कि शायद जो है वो फ़्लाइट लेट हो गई है। तो मैं तस्बीह पढ़ रही थी और बहुत परेशान मेरा दिल होने लगा। तो मैंने सोचा कि मैं अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए टीवी ऑन करूं। तो जब टीवी ऑन किया तो बस वो खबर ही चल रही थी कि जो है क्रैश हो गया है। मैं समझ गई मेरी बेटी चली गई है। उसके बाद क्या सूरत हाल थी? आपको उनकी मैयत हासिल करने में, उनका जो जस्से खाकी था उसको हासिल करने में क्या मुश्किलात आई? हम जीना, सिविल, चीपा और ये जो है ईदी, वहाँ सब जगह पे हम फिरते रहे और मुसलसल हम लोग फिरते रहे वहाँ पे।
तो हमें कुछ भी वहाँ से नहीं। फिर डीएनए का भी प्रोसेस चल रहा था, एक बॉडी हमने शनाख्त भी की थी, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि नहीं, मैं 80% जो है श्योर हूँ, 20% नहीं हूँ, मैं इस तरह बॉडी नहीं लूँगी क्योंकि ये किसी और का बच्चा हो सकता है, तो मैं क्यों ले लूँ। तो वो फिर काफ़ी, फिर 4-5 दिन के बाद फिर मैंने ये सिविल वगैरह सब जगह पे मैंने चक्कर काटे। मैंने इतनी सारी बॉडीज़ देखी वहाँ पे, लोग जो है वॉमिटिंग्स कर रहे थे। मैंने इतनी बॉडीज़ देखी, मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही थी, मुझे कुछ नहीं हो रहा था। मैं चाह रही थी मेरी बेटी की मुझे एक बार शक्ल देख लूँ मैं बस। फिर 9 दिन के बाद जो है मेरा डीएनए जो है वो मैच हुआ, और वो जो है, और उन्होंने मुझे कहा कि आकर, और ईदी और चीपा को मैंने कहा था, स्पेशल जो है ना रिक्वेस्ट की थी कि मेरी बेटी की बॉडी मिलेगी तो मैं कफन अपने हाथों से पहनाऊंगी। तो जब मैच कर गया तो मुझे कॉल आई कि आप आ जाएं बॉडी रिसीव करने के लिए, और आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो हम पूरी करेंगे, आप आ जाएं। मैं चली गई क्योंकि मेरे बच्चे मुझे लेके नहीं जा रहे थे ईदी में, इसलिए कि क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसी बॉडीज़ रखी हुई है जिनका ये अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, तो मुझे ईदी में जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन उस वक्त फिर जब मुझे कहा गया कि बॉडी मिल गई है, तो मैं इतना सोचती हुई जा रही थी कि या अल्लाह, मुझे अपनी बेटी का हाथ भी अलग मिलेगा, पैर भी अलग मिलेगा, ये मैं कैसा वो देखूँगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनकी पूरी बॉडी जो है वो मौजूद थी। वो नाकाबिल शनाख्त थी, लेकिन ये कि मेरी बेटी रिसर्च करती थी, और उनकी रिसर्च जो है वो अमेरिका, यूके, पाकिस्तान सब जगह पे पब्लिश होती थी। तो जब मैंने उनका सर देखा तो वो यहाँ से सारा जो है वो कटा हुआ था। जब मैंने बॉडी देखी उनकी तो एक पल के लिए, बस 1 सेकंड के लिए ज़मीन और आसमान सब गायब हो गए, और मुझे लगा कि मैं अभी गिर जाऊंगी। लेकिन मेरी एक थी कि मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से कफन पहनाऊंगी, तो मुझे पूरा करना था वो वादा। तो फिर मैंने अपने आप को संभाला, और फिर उनकी सारी रस्मात मैंने पूरी की। उसके बाद कंपनसेशन आपको मिला पीआईए की तरफ से? नहीं, वो क्या मिलना था, अभी तक 1 साल हो गया हम मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रहे हैं। मेरी जो पर्सनली मीटिंग है वो अरशद मलिक साहब के साथ हो गई है, पर्सनली मेरी मीटिंग जो है गवर्नर साहब के साथ हो गई है। उसके बाद जो है अरशद मलिक के साथ जो है सारे अफेक्टिव्स की जो है वो मीटिंग हुई है। फिर गवर्नर हाउस में जो है सारे अफेक्टिव्स की जो है वो 2 बार मीटिंग हुई है। एक बार मेरी पर्सनल मीटिंग हुई है और 2 बार सारे लोगों की हुई है, जिसमें लॉ मिनिस्ट्री के कुछ लोग थे। उन्होंने एक 2012 का एक्ट पढ़ के सुनाया कि ये जो 2012 का एक्ट है उसके हिसाब से आप 50 लाख जो है विदाउट आरडीए फौरी तौर पे रिलीज़ करते हैं। उन्होंने कहा कि ये कानून में लिखा हुआ है, गवर्नर साहब को उन्होंने बताया। लेकिन गवर्नर साहब ने अरशद मलिक साहब को ये बात कही कि आप 50 लाख तो दें, 50 लाख दे के अपनी भी जान छोड़े और इनकी भी जान छोड़े। लेकिन अरशद मलिक साहब इस बात पे भी एग्री नहीं हुए, उन्होंने गवर्नर साहब की बात जो है वो रद्द कर दी। आरडीए साइन करवाना चाहते हैं वो आप, जिसके बाद मैंने उसके हवाले से काफ़ी वर्किंग भी की नाज़रीन। एक ऐसा डॉक्यूमेंट साइन करने की बात हो रही है यहाँ पे कि जिसके बाद जहाज़ बनाने वाली कंपनी से लेके गेयर बनाने वाली कंपनी, सिविल एविएशन अथॉरिटी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इससे जुड़े हुए तमाम लोग जो भी इस हादसे के अंदर किसी न किसी तरीके से जिम्मेदार हो सकते हैं, वो तमाम लोग उस कंपनसेशन अमाउंट के नतीजे में इस मामले से, इस वाक़े से बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, और उसके बाद उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। और जो लोग हैं, मुख्तलिफ विक्टिम्स हैं, मेरे सबसे बहुत सारे लोगों से बात हुई, यहाँ पे हम इनके साथ मौजूद भी हैं। उन तमाम लोगों का एक ही कहना था कि जहाज़ में जो हादसा के जिम्मेदार हैं, जब तक उनका तयन नहीं होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनके खिलाफ जो है वो कोई कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर अपील नहीं होगी, उस वक्त तक जो है वो सिस्टम को ठीक नहीं किया सकता। और भी कोई जहाज़ गिर सकता है, और भी किसी घर का चिराग जो है वो गुल हो सकता है, और भी किसी घर का कमाने वाला जो है वो इसी तरीके की सूरत हाल से गुजर सकता है कि जिस तरह से अलमास बानो साहिबा बता रही हैं। मैं दोबारा आप ही की तरफ आता हूँ। मैंने थोड़ी सी वजाहत इसलिए कर दी कि वो आरडीए के हवाले से जो है वो एक तफसील आ जाए। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? आपको कोई अमाउंट मिल सका है? एक आपके घर की वाहिद कफील थी, वाहिद कमाने वाली थी, जिनको आपने इतनी मेहनत के साथ जो है वो बड़ा किया था, आपको कोई कंपनसेशन उसका किसी भी किस्म का नहीं मिला अभी तक? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम वेट कर रहे हैं।
कि हमें ये दिया जाए। मुझ समेत बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं जिनके लौते कफ़ील चले गए हैं, तो वो लोन लेके, मैं भी लोन लेके गुजारा कर रही हूँ, वो भी लोन लेके गुजारा करें। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनको फौरी तौर पे जो है वो नीड है पैसों की, घर के किराए देने, बिजली के बिल देने, आपको पता है महंगाई कितनी है। तो इतने काफ़ी सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनको जो है वो ये नीड क्या है। अपील करेंगी आप? हमारी स्क्रीन हाजिर है, हमारा कैमरा हाजिर है। मैं यही अपील करूंगी चीफ जस्टिस साहब से कि वो बहुत सारी चीज़ों में जो सोमोटो एक्शन लेते हैं, तो इस केस में क्यों नहीं आप इस जो है ना केस को 184 के तहत सोमोटो एक्शन ले। और ये चीफ जस्टिस साहब से मेरी दरख्वास्त है, प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि आप जो है प्लीज़ इस केस को खुद ही जो है ना देखें, पर्सनली देखें, और एक आप जुडिशल कमीशन बनाएं और उसमें इस हादसे के जो रिलेटेड जितने लोग हैं उनको रखें, और अफेक्ट इस फैमिली के एक पार्टी को हमारी तरफ से भी रखें वो, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि अब ये इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची और कैसे पहुँची और अब क्या होने वाला है। तो ये रिक्वेस्ट है। बाकी मेरी आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपकी नॉलेज में ये हादसा नहीं है तो प्लीज़ आप अपनी नॉलेज में लाएं और इस पे आप जो कर सकते हैं वो करें। और तमाम इस मुल्क के, पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, जो भी इसमें हेल्प कर सकते, जो भी कर सकते, उनसे मेरी अपील है कि प्लीज़ इस केस को देखें और इस केस को देख के उस पर कोई लाएअमल तय करे और रिलीफ दे उन फैमिलीज़ को जिनके घर के इकलौते कफील चले गए हैं, और सारी फैमिलीज़ को रिलीफ दे ताकि एक आसानी पैदा हो जाए। चलें, बहुत शुक्रिया अलमास बानो साहिबा। नाज़रीन, इन तमाम लोगों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला ने सब्र दे और एक बेहतरीन नेमुल बदल दे, कि जो नेमुल बदल हो तो नहीं सकता, लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह की ज़ात बड़ी है, कोई ना कोई ऐसा रास्ता खोल सकती है कि जिससे इन तमाम फैमिलियों के दुखों का कुछ दावा हो सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक लिया दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।